हेलो दोस्तों, मैं दीपशिखा आपका स्वागत करती हूँ स्कूल एंट्रेंस में, जहाँ पे आपको सीएचएस से रिलेटेड हर छोटी बड़ी सूचना दी जाती है, नोटिफिकेशन दी जाती है। इसके साथ ही हमारा चैनल उन सभी सीएचएस स्टूडेंट्स के लिए डेडिकेट है जो इस एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। आपको यहाँ पर फ्री मटेरियल मतलब कि प्रैक्टिस सेट, टेस्ट सीरीज सभी चीज़ें मिलती हैं। यदि आप सीएचएस एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं और आपने अभी तक हमारा ऐप नहीं डाउनलोड किया है, तो एक बार आप प्लीज़ हमारा ऐप डाउनलोड करें, जहां पर आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस और तमाम तरह की सुविधाएं मिलती हैं। आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। और ये हमारा पहला वीडियो नहीं है, मैं आपको बता देना चाहूँगी। इससे पहले जो है हमने 2016 का 17, 18, 19 का जो है क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया है। और आगे बढ़ते हुए आज हम 2015 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं। तो हमारे जितने भी दोस्तों ने अभी तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं देखे हैं, जो ऑलरेडी अपलोड है यूट्यूब चैनल पर, तो आप जाकर देख सकते हैं। आपको स्कूल एंट्रेंस में सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे जो मैंने पहले के सॉल्व कराए हुए हैं। यदि आपको वहाँ वीडियो नहीं मिलते हैं तो हमारा एक चैनल इंडिया एजुकेशन हब भी है, वहाँ की प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपका इंग्लिश सेक्शन से आया है। यहाँ से लगभग 20 प्रश्न पूछे गए हैं और आपको सभी के आंसर बताने हैं। तो आपको जो भी आंसर पता है कमेंट बॉक्स में आप बताएं। उसके अलावा हम फटाफट यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ज़्यादा टाइम ना लेते हुए। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि चूज द ऑप्शन द बेस्ट एक्सप्लेन द पैरा। पैरा से आपके क्वेश्चन आते हैं। ग्रामर में जैसे ही आप टेंस पढ़ते हैं, एक्टिव पैसिव पढ़ते हैं, तो पैरा से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पर लिखा है एट द 11 आवर, मतलब कि एकदम लास्ट में काम करना, इसका मतलब होता है जैसे आपका किसी चीज़ का टाइम दिया गया है, कंप्लीट करने के लिए दिया गया कि आपको ये होमवर्क तभी करना है, बट आप पूरे दिन में वो होमवर्क नहीं करते और जिस दिन आपको स्कूल जाना होता है तो सुबह उठ के अगर आप डायरेक्ट होमवर्क करने लगें तो उसी को कहेंगे एट द 11 आवर। इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा एट द लास्ट मोमेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है पिक आउट द करेक्ट सेंटेंस। यहाँ पर चारों सेंटेंस को आप अच्छे से पढ़ लीजिए। इसमें से जो राइट सेंटेंस होगा वो ऑप्शन थर्ड यहाँ पर राइट हो जाएगा। कॉल ऑफ मीन्स क्या होता है? कॉल ऑफ का मीन्स होता है किसी चीज़ को कैंसिल कर देना। तो ये भी एक तरह से फ्रेज है। इन सभी फ्रेज को आपको याद रखना है और अपने नोट में ज़रूर शामिल करें और इसका रिवीजन भी करते रहे। जितने भी फ्रेज एग्जाम में पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मैंने जो सॉल्व कराया, जहाँ जहाँ भी पूछे गए उन सभी को आप नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ रिटन द मर्चेंट ऑफ वेनिस। ये बहुत ही फेमस कहानी है मर्चेंट ऑफ द वेनिस। आगे जाके आपको ये पढ़ने को भी मिलेगा। जिसके जो रचयिता हैं वो हैं विलियम शेक्सपियर। इन्होंने बहुत सारी रचनाएं की हैं, जिसमें से आप रोमियो जूलियट जानते ही होंगे। जूलियट सीजर भी है। द मर्चेंट ऑफ वेनिस भी एक बहुत अच्छी बढ़िया कहानी है। ये विलियम शेक्सपियर द्वारा रचित है। क्वेश्चन नंबर 5 है आइडेंटिफाई द फॉलोइंग सेंटेंस व्हेन द बॉय सॉ द वॉल्फ ही रन अवे। यहाँ पर ये कौन सा सेंटेंस होगा? इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा फ्रांसिस बेकन वॉज द फेमस फॉर। ये एशेइस्ट है, मतलब निबंध लेखन में ये बहुत ही फेमस है। जैसे आपकी कविता होते हैं, ड्रामा होते हैं। शेक्सपियर के बारे में अगर आप पढ़ेंगे तो इसमें पता चलेगा ये बहुत अच्छा ड्रामा लिखते थे। और यहाँ पर जो फ्रांसिस्को हैं ये ऐसे लिखने में बहुत ही फेमस थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अ मैन ऑफ लेटर मीन्स क्या होता है? अ मैन ऑफ लेटर मतलब होता है किसी चीज़ में बहुत ही ज़्यादा आपको जो है एक टैलेंट हो। जैसे बहुत लोग का टैलेंट होता है डांस का, सिंगिंग का, उसमें वो एकदम महारत हासिल कर लेते हैं। इसी तरह अ मैन ऑफ लेटर का मतलब हो जाता है ए स्कॉलरी ऑथर। ऑथर के लिए यूज किया जाता है जो बहुत ही ज्यादा निपुण हो अपने कार्य में, इसी कहते हैं अ मैन ऑफ लेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्रोकोडाइल टीयर्स मीन्स क्या होता है? इसे आपने हिंदी में भी सुना होगा मगरमच्छ के आंसू। इसका मतलब क्या होता है? यहाँ पर चारों ऑप्शन आप देख लीजिए, राइट आंसर हो जाएगा हाइपोक्रिटिकल टीयर्स। ठीक है, नकली में ही जो कहते हैं झूठ मूठ का, हाइपोक्रेसिस करना, एकदम से अतिशयोक्ता से दिखाना, ये सभी इसके मतलब हो जाएंगे। अ कन्वर्सेशन बिटवीन टू पर्सन इन कॉल्ड। इसे कहा जाता है डायलॉग। जब दो लोग बात करते हैं और दोनों को दिखाया जाता है तो उसे कहते हैं डायलॉग, ना कि स्टेटमेंट। इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 है। यहाँ पर डैश दिया हुआ है नरेटर इवेंट एक्चुअली हैपन इन द लाइफ ऑफ अ पर्सन। मतलब यहाँ पर लिखा हुआ है जो भी इवेंट है, मतलब घटनाएं हैं जो वास्तविक जीवन में गुजरी हों, तो उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे बायोग्राफी। मतलब ये सभी जो कहानियां हैं वो सच्ची हैं, ना कि काल्पनिक। आप कोई भी पिक्चर देखते हैं या सीरियल देखते हैं तो उससे पहले एक लिखा होता है डिस्क्लेमर में भी कि ये एक काल्पनिक कहानी है, मतलब अपने मन में सोची हुई एक कहानी है। ऐसा नहीं है कि ये रियल बेस्ड स्टोरी है। यहीं पर अगर आप मिल्खा सिंह, पीटी उषा, उन पर अगर कोई पिक्चर बनी है, जैसे मिल्खा सिंह आपने देखा है, तो वो बायोग्राफी है, जीवन से आधारित है। तो
जो भी एक्चुअली हैपन होता है रियल लाइफ में उसे कहते हैं बायोग्राफी। और यही जब ऑथर खुद लिखता है, मतलब मान लीजिए जो कोई एक फेमस ऑथर है उसने खुद अपनी जीवनी लिखी है या फिर कोई भी व्यक्ति है तो उसे कह देंगे ऑटोबायोग्राफी। चलिए यहाँ तक आप समझ गए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है आई वॉन्ट सम मोर शुगर। सॉरी, आई वॉन्ट सम शुगर। यहाँ पर सम जो है वो यूज किया गया है कैसे? नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव या प्रीपोजिशन। आपको मनीष सर डेली लाइव क्लास पढ़ाते हैं। अगर आपने अभी तक उनकी लाइव क्लासेस नहीं देखी हैं तो यूट्यूब पर अभी अवेलेबल है, उसे आप देख सकते हैं। वहाँ पर उन्होंने बहुत अच्छे से नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव इन सभी को समझाया है। अब यहाँ पर आपको ये पूरा एक सेंटेंस दे दिया गया जिसमें सम का यूज बताना है कि ये किस तरह से यूज किया गया है। यहाँ पर ये नाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है या फिर क्या है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा एडजेक्टिव। चलिए आगे बढ़ते हैं। वन हु बिलीव इन गॉड इज कॉल्ड। जैसे कि जो भगवान में आस्था रखता है उसे हम कहते हैं आस्तिक, और जो विश्वास नहीं रखता उसे कहते हैं नास्तिक। तो यहीं पर ये क्वेश्चन पूछा गया कि जो गॉड में बिलीव करता है उसे क्या कहेंगे? उसे थेटिस्ट कहेंगे, और नास्तिक इसका विपरीत हो जाएगा। तो यहाँ पर पूछा है जो गॉड में बिलीव करता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है डैश मधु नॉर सुधा अटेंड द पार्टी। जब नॉर का यूज हो रहा है तो जाहिर सी बात है इधर नाइदर का प्रयोग होगा। नाइदर के साथ ही नॉर का प्रयोग होता है, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा और इसे ज़रूर नोट करेगा। यहाँ पर जो भी क्वेश्चन के अगर आपको उत्तर नहीं पता है तो उसे आप ज़रूर नोट डाउन करें। मैं हर वीडियो में आपको यही कहती हूँ कि जो भी आपको पढ़ाया जाता है या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराए जाते हैं तो उसका उद्देश्य ये नहीं होता कि आप वीडियो देखकर बस हट जाएं। वीडियो देख रहे हैं तो उसे पॉज करें, आपको कौन सा आंसर सही लगता है पहले वो देखें, उसके बाद अगर आंसर सही है तो ठीक है, गलत है तो क्यों गलत है, इन सभी चीज़ों को देखते हुए आपको नोट्स प्रिपेयर करने चाहिए ताकि जो चीज़ आपको याद नहीं है वो अच्छे से याद रह सके। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 14 है पीपल वेयर अलार्म्ड डैश द टाइगर। यहाँ पे क्या यूज होगा? क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा एट। क्वेश्चन नंबर 15 है द सर्वेंट इज अटेंडिंग डैश हिम। यहाँ पे किस चीज का प्रयोग होगा? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, यहाँ पर राइट आपका हो जाएगा ऑन। द सर्वेंट इज अटेंडिंग ऑन हिम। आगे बढ़ते हैं। ग्लोरी का एंटोनिम बताना है। एंटोनिम सिनोनिम्स मैंने आपको बहुत ही अच्छे से सिलेबस डिटेल में बता दिया है कि आपको इंग्लिश से, हिंदी से और सोशल साइंस से कहाँ कहाँ से मेन क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। और इतने सारे जब हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए हैं तो आपको भी आइडिया हो गया होगा कि क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं। एंटोनिम पूछा गया है ग्लोरी का, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा डिबैशमेंट। ठीक है, डिबैशमेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, यहाँ पर सिनोनिम्स पूछा गया है इरेडिकेट का। इरेडिकेट का आपका राइट आंसर हो जाएगा एलिमिनेट। ठीक है, एलिमिनेट करना मतलब निकाल देना। एक तरह से इरेडिकेट का मतलब होता है खत्म कर देना, उन्मूलन कर देना, जड़ से हटा देना। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इरेडिकेट का मतलब होता है किसी चीज़ को हटा देना। एलिमिनेट में भी ऐसा ही होता है। मान लीजिए एक टीम में 7 लोग हैं और गेम में आगे बढ़ते हुए कई लोग हार जाते हैं तो वो एक तरह से कहते हैं एलिमिनेट हो गए या फिर वो जीत नहीं पाए तो उनको हटा दिया गया। तो इसी तरह से जो नियरेस्ट मीनिंग हो जाएगा आपका इरेडिकेट का वो हो जाएगा एलिमिनेट। वन हु इज इंटरेस्टेड इन द वेलफेयर ऑफ वुमेन। जो महिलाओं के उत्थान के लिए, वेलफेयर के लिए, अच्छे कार्य के लिए जाने जाते हैं उनके लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया जाएगा? इसका राइट आंसर आ जाएगा फेमिनिस्ट। चलिए दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको एक बात बता देना चाहती हूँ। अगर आपको CHS एंट्रेंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहिए 10 साल का तो आपको हमारे इस दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करना है, अपना नाम जो है मैसेज करना है और आप किस क्लास, मतलब CHS क्लास 9 की तैयारी कर रहे हैं, 6 की या फिर 11th की, तो जिस भी आप एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो अपना क्लास, अपना नाम मैसेज करें इस नंबर पर। यहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा 10 साल का। तो एक बार मैं सभी स्टूडेंट्स से ये ज़रूर कहना चाहूँगी, अगर आप CHS एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, अच्छे से ही कर रहे हैं, तो देखिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपके पास होने ही चाहिए ताकि आप लास्ट टाइम में उसका एक अच्छे से रिवीजन भी हो जाता है, आपकी प्रैक्टिस सेट हो जाती है। एग्जाम में जाते ही आप घबराते नहीं है कि इतने सारे क्वेश्चन हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो घर पे एक बार जब प्रैक्टिस हो जाती है अच्छे से तो एग्जाम में भी आप ज़्यादा घबराते नहीं। तो इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हर तरह से बहुत ही ज़्यादा आपको बेनिफिट देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है विथ हार्ड वर्किंग एंड डैश लक नथिंग कैन स्टॉप यू इन योर वे टू सक्सेस। तो यहाँ पर बात बहुत सही कही गई कि अगर आप हार्ड वर्क करते हैं तो आपका जो है लक वो आपके सक्सेस को नहीं रोक सकता है। तो इस जो है यहाँ पर 4 दिए गए हैं, कौन सा राइट होगा, यूज होगा?
ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए लिटिल। विथ हार्ड वर्किंग एंड अ लिटिल लक नथिंग कैन स्टॉप यू इन योर वे टू सक्सेस। टुडे डैश पीपल हु एंजॉय विंटर स्पोर्ट इन बिगर देन दैट ऑन ऑफ 20 ईयर अगो। यहाँ पर कौन सा वर्ड यूज होगा इसके लिए? राइट आंसर हो जाएगा द नंबर ऑफ। टुडे द नंबर ऑफ पीपल। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है। यहाँ से आपका हिंदी का व्याकरण और उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसा कि सिलेबस में मैंने आपको बताया ही है कहाँ कहाँ से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये इंग्लिश का सेक्शन खत्म होता है। शशांक शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? इसका पर्यायवाची होगा चंद्रमा। सूर्य का तो आपको पता ही होगा, रवि, भास्कर, भानु, ये सभी सूर्य के पर्यायवाची हैं। शशांक का पर्यायवाची क्या होगा? चंद्रमा होगा। यहाँ पर स्टेटमेंट दिया हुआ है, वाक्य दिया हुआ है, जिसमें से आपको बताना है विराम चिन्ह जो है सही जगह यूज कहाँ पर हुई है। सभी को आप अच्छे से देख लीजिए और एक बार अच्छे से देखने के बाद बताएं इसका राइट आंसर आपको क्या लगता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, जहाँ पर राम, मोहन, सुरेश और शाम घर चले गए। ये सही तरह से विराम चिन्ह यहाँ पर लगाए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है। सब धान 22 पसेरी, मतलब जितने भी धान है, जितने भी यहाँ पर मान लीजिए राइस है, वीट है, वो सभी 22 पसेरी हैं, एक समान कर दिया है। तो इसका अर्थ क्या होगा? इसका यह अर्थ ये होगा कि अच्छा बुरा सबको एक समान समझना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है। जिसका शत्रु पैदा ना हुआ हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो जिसका शत्रु पैदा ना हुआ हो उसे कहते हैं अजात शत्रु। जब हम हिस्ट्री पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया भी था, अजात शत्रु जो एक बहुत ही फेमस राजा थे, उनके बारे में मैंने आपको बताया भी है। तो अजात शत्रु का मतलब आप समझ लीजिए क्या है? जिसका शत्रु पैदा हुआ ना हो। क्वेश्चन नंबर 25 है। राम भक्त सबरी उत्कृष्ट भक्ति का अप्रतिम उदाहरण है। इस वाक्य में अप्रतिम शब्द किस प्रकार का शब्द है? तो ये आपका आ जाएगा गुणवाचक, क्योंकि यहाँ पर उसका गुण दिखाया जा रहा है। अप्रतिम उदाहरण जो है क्या हो जाएगा? अप्रतिम गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है। कान का कच्चे होने का अर्थ क्या होता है? ये आपने सुना भी होगा। कान के कच्चे होने का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है सुनी सुनाई बातों पर विश्वास कर लेना। ठीक है, या मतलब आप जो भी सुन रहे हैं उस पर विश्वास कर लेने को कहते हैं कान का कच्चा होना। क्वेश्चन नंबर 27 है। कौन सा वाक्य शुद्ध